मुझे आई एम रॉकर देखते हुए अब कुछ समय हो गया है। हाल ही में मैंने मेरे साथ डॉलर ट्री स्टोर पर घटी घटना के बारे में बताने का फैसला किया। मैं 13 साल का था और उस समय मेरे पेरेंट्स के डिवोर्स की कार्रवाई चल रही थी, जिस वजह से घर का माहौल काफी खराब था। हम एक छोटे से पड़ोस में रहते थे जहां मैं दोस्त भी नहीं बना सकता था। अपना वक्त बिताने के लिए मैं स्केचिंग करता था। एक पार्ट टाइम नौकरी करने पर बचे पैसों से मैं अपनी कला को बढ़ाने के लिए सामान खरीदता था। डॉलर ट्री मेरी पसंदीदा जगह थी। मैं सारी चीजें वहीं से खरीदता था क्योंकि वहां सामान काफी सस्ता मिलता था। डॉलर ट्री का वो स्टोर मेरे घर से 3 ब्लॉक दूर हाईवे पर गैस स्टेशन के पास था। मैं हफ्ते में 2-3 बार वहां चला जाता था। वो एक बहुत ही बड़ा स्टोर था जहां घर का हर जरूरतमंद सामान आसानी से मिल जाता था और भी कई सामान मिल जाते थे। इसलिए उस दिन मैं स्टोर पर दिन के करीब 3 बजे पहुंचा। मुझे इस समय जाना पसंद था क्योंकि इस वक्त स्टोर पर बहुत ही कम लोग होते हैं। एक कोने में अपनी साइकिल खड़ी करके मैं अंदर गया। मेरे सामने सामान से भरी हुई बड़ी बड़ी शेल्फ रखी हुई थी। कैशियर अपनी जगह पर बैठा सो रहा था। मैंने देखा कि वहां मेरे अलावा सिर्फ 2-3 लोग और थे। मैं स्टोर चेक करने लगा। आर्ट और क्राफ्ट सेक्शन में सेल लगी हुई थी। मैंने वहां से चारकोल वाली पेंसिल का सेट उठाया और एक फ्लावर पॉट पेंट करने के लिए। मैं शॉपिंग में इतना व्यस्त था कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने अचानक हिचकी की आवाज सुनी और हैरान होकर पीछे मुड़कर देखा। जॉनी डेप की मशहूर फिल्म के जैक स्पैरो वाला किरदार में एक आदमी मेरे पीछे खड़ा था। वो एक तंग जगह थी, इसलिए हम दोनों के बीच ज्यादा फासला नहीं था। शर्मिंदा महसूस करते हुए मैं उससे थोड़ा पीछे हटा। माफ करना, मैंने आपको यहाँ देखा नहीं। लेकिन मैंने तुम्हें देख लिया है। पहले मुझे लगा कि वो सिर्फ एक किरदार में है, लेकिन जिस तरीके से वो हिचकी ले रहा था उससे मुझे पता चला कि उसने काफी ड्रिंक की हुई थी। उसकी आंखें चढ़ी हुई थी और उसके कपड़ों से विस्की की स्मेल आ रही थी। तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? ऐसे मतलब कैसे? जैक स्पैरो जैसे। हैरानगी में उसका मुंह खुल गया, जैसे मैंने कोई अनजानी बात कह दी हो। वो बस मुझे देखता रहा, आंखें बड़ी, मुंह खुला, कुल मिलाकर बहुत अजीब। और फिर उसने कहा, लेकिन मुझे लगा कि मैं हूं जैक स्पैरो। क्या? ओह अच्छा, तो तुम हंस रहे हो? तो तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? हाँ। अचानक उसके चेहरे का भाव बदल गया। उसकी आंखों में गुस्सा भर गया और मैं बता सकता हूं कि मेरे होंठ कसते हुए हंसने से उसे बेइज्जती महसूस हुई। मैं नहीं जानता था कि नशे में धुत एक बेवकूफ आदमी के इस सवाल का क्या जवाब दूं, इसलिए मैं वहां अजीब सा चेहरा बनाकर खड़ा रहा। अपने कैप्टन को जवाब दो, चूहे के बच्चे। तुम दुनिया के सबसे घटिया जैक स्पैरो हो, बेवकूफ। ऐसे कहते हुए मैं उसे वहीं अकेला छोड़कर निकल गया। किस्मत से उस आदमी ने मेरा पीछा नहीं किया। कुछ समय बाद मैं कैशियर के पास बिल भरने गया। मैं चुपके से स्टोर के चारों ओर देखा और वो आदमी कहीं नहीं था। चैन की सांस लेते हुए मैं स्टोर से बाहर आया और तभी मेरी जिंदगी का सबसे बुरा सपना शुरू हो गया। मुझे अच्छी तरह याद था कि मैंने अपनी साइकिल कहाँ खड़ी की थी, लेकिन अब वो वहां नहीं थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा जब मैंने उसे हंसते हुए साइकिल की बेल बजाते हुए सुना। वो आवाज दूर एक पार्किंग की जगह से आ रही थी। आसपास कोई नहीं था जिसे मैं अपनी मदद के लिए बुला सकूं, लेकिन मैं भी जिद्दी था। मैं अपनी साइकिल लिए बिना घर नहीं जाऊंगा। कांपते हुए पैरों के साथ मैं पार्किंग की तरफ चलने लगा। पार्किंग में कुछ गाड़ियां खड़ी थी और वहां की लाइट्स जोर जोर से झिलमिला रही थी। उस डरावने मंजर में ढलने के लिए मेरी आंखों को कुछ वक्त लग गया, लेकिन जो मैंने देखा उसके बाद मैं बहुत डर गया। वो पागल जैक स्पैरो पार्किंग की आखिरी में मेरी साइकिल पर बैठा था। मुझे उसका चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था, लेकिन मुझे यकीन है कि मुझे आता देख वो शैतानों की तरह मुस्कुरा रहा होगा। वो अचानक चिल्लाया, तुम्हें अपने लिए एक लड़की ढूंढनी पड़ेगी दोस्त। ऐसा कहते ही वो जोर से पैडल चलाने लगा, बिल्कुल एक तेज गोली की तरह, और मेरी तरफ आने लगा। इस वक्त तक मैं बहुत डर गया था और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। जब मैं भाग रहा था तो मुझे पीछे से उस पागल के हंसने की आवाजें आने लगी। वो साइकिल पर सवार होकर मेरा पीछा कर रहा था और मैं ये भी नहीं जानता कि क्यों। जिस बात का मुझे यकीन था वो ये था कि अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो वो मुझे बिना नुकसान पहुंचाए नहीं जाने देगा। मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। पार्किंग एरिया को पीछे छोड़ते हुए मैं हाईवे की तरफ भागने लगा। मेरी किस्मत ही ऐसी थी कि मुझे कोई गाड़ी नहीं दिखी और साथ ही साथ मैं डर के मारे डॉलर स्टोर की तरफ भागने के बजाय उसकी उल्टी तरफ भाग रहा था। अब वो आदमी भी हाईवे पर साइकिल चला रहा था और जोर जोर से हंस रहा था। उसे मुझे इस तरह डरा हुआ देखकर बहुत मजा आ रहा था। तड़पती धूप की वजह से मेरी एनर्जी कम हो रही थी, थकान की वजह से मेरी स्पीड भी कम हो गई थी।
मैं उस पागल आदमी को जोर से साइकिल चलाते हुए सुन पा रहा था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं कभी उससे जीत नहीं पाऊंगा। मैं उस कगार पर पहुंच चुका था जहां मैं बीच सड़क पर बेहोश होकर गिरने वाला था, और तभी मैंने एक ट्रक की आवाज सुनी। उसे देखकर मेरे अंदर जीने की एक नई उम्मीद जाग उठी। मैंने अपने हाथ हवा में हिलाने शुरू कर दिए और ट्रक की तरफ देखकर चिल्लाने लगा, रुको, प्लीज रुको, मुझे मदद की जरूरत है, रुको। ट्रक ड्राइवर ने मुझे देख लिया और वो जोर जोर से हॉर्न बजाने लगा। मैंने पीछे मुड़कर देखा, उस आदमी ने साइकिल रोक दी थी। पहले उसने मेरी तरफ देखा और फिर ट्रक की तरफ और फिर दोबारा मेरी तरफ। ये एहसास करने के बाद कि अब ट्रक मेरे लिए रुक जाएगा और मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी गुस्से भरी आंखों में अब नफरत दिखने लगी। उसके चेहरे से वो शैतानी खुशी अब गायब हो गई थी। वो धीरे से साइकिल से उतर गया। फिर उसने मेरी साइकिल को जोर की एक लात मारकर सड़क पर गिरा दिया। मेरी साइकिल की घंटी टूट गई और वो जंगलों में भाग गया। जब उस ट्रक के ड्राइवर ने मुझे और मेरी साइकिल को उठाया, तब तक मैं पूरी तरह थक चुका था। पसीने से लथपथ मैं लंबी सांस ले रहा था। मुझे घर जाना है, बस मुझे घर ले चलिए प्लीज। अपने घर के रास्ते की ओर इशारा करने के बजाय मैंने उस ट्रक ड्राइवर के आगे एक भी शब्द और नहीं निकाला। जब उसने मुझे घर छोड़ा, मैंने उससे मदद के लिए शुक्रिया कहा और सीधे अपने कमरे में चला गया। मैं करीब 1 हफ्ते तक घर से बाहर नहीं निकला। जब भी मुझे साइकिल की घंटी की आवाज सुनाई देती तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। एक वजह जिसके लिए मैंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया, वो ये थी कि कोई भी इसे धमकी नहीं समझता। सभी को ऐसा लगता है कि एक पागल आदमी जिसने जैक स्पैरो जैसे कपड़े पहने थे मेरे साथ मजाक कर रहा था। एक भी रात ऐसी नहीं निकली जिसमें मुझे उस पागल आदमी का ख्याल ना आया, जहां वो मेरी साइकिल से मेरा पीछा कर रहा था और मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मुझे डॉलर ट्री जाना बहुत पसंद है। मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जिसकी बहुत ही कम आमदनी है, और ये इकलौती ऐसी जगह है जहाँ हम सब एक साथ जाकर बहुत सी चीजें खरीद सकते हैं। अगर हम कुछ ना भी खरीदें तो भी यहाँ आकर हमें अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चे यहाँ खूब मजा करते हैं। हम बिना पैसे खर्चे बाहर आने का आनंद ले सकते हैं। उस दिन मेरे पति थॉमस को नौकरी मिली थी और इसलिए उसने हम सबको अपनी पसंद का कुछ न कुछ लेने का मौका दे दिया। ये जानकर बच्चे बहुत खुश हो गए। जो बात हम नहीं जानते थे वो ये थी कि कभी कभी सस्ते के चक्कर में हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाती है। जब हम उस स्टोर के अंदर घुसे तो बच्चे बहुत ही उत्साहित थे। उन्होंने हमें साथ में रहने के लिए कहने का मौका भी नहीं दिया और सीधे खिलौने की जगह भाग गए। मार्टिन, हमारा बड़ा बेटा, उसने अपने लिए हेलीकॉप्टर उठाया और ग्वेन ने अपने लिए एक फाइटर प्लेन। इससे साफ जाहिर था कि दोनों की पसंद कुछ एक जैसी ही थी, जिसे देखकर मैं हैरान हुई और खुश भी। जब थॉमस ने अपने लिए स्क्रू ड्राइवर ले लिया तो मैं खुश थी कि अब मैं आखिरकार एक फोटो फ्रेम ले पाऊंगी, जिसके बारे में मैं कई हफ्तों से सोच रही थी। ये देखने में एक बहुत ही साधारण चीज लग सकती है जिसे मैं पहले भी ले सकती थी, लेकिन जब खाने की जरूरतें पूरी करने के लिए एक एक पैसा बचाते हों तो संभव नहीं होता। मैं आखिर में उसे लेने गई, वो वहीं पड़ा था। उस स्टोर में वो आखिरी पीस था। मैं ये सोचकर खुश थी कि मैं इसे अपने बिस्तर के साइड पर रखूंगी। मैं इसमें हमारे परिवार की तस्वीर लगाने वाली थी, जिसे मैं हर रात सोने से पहले देखूंगी। मैं एक छोटे बच्चे की तरह उसे उठाने गई और जैसे ही मैंने उसे अपने हाथ में लिया, एक औरत ने मुझे धक्का देकर मेरे हाथ से उसे छीन लिया। इसे पहले मैंने देखा था, अपने गंदे गरीब हाथ इससे दूर रख। वो औरत काफी लंबी चौड़ी और एथलेटिक लग रही थी। हालांकि उसने जिम के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन मैं उसे देखकर इतना तो बता सकती थी कि वो कपड़े ब्रांडेड थे और काफी अमीर थी। मैंने इसे पहले देखा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? नहीं, तुमने इसे पहले उठाया, मैंने इसे पहले देखा था। मैं तुम जैसे छोटे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहती। जाओ जाकर अपने पति के लिए खाना बनाओ। पहली बात, तुम मुझसे तमीज से बात करो। मैं तुम्हारी तरह एक इंसान हूं, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम इस तरह से मुझे धक्का दो। और दूसरी बात, मैं किसके लिए खाना बनाती हूं ये मेरी प्रॉब्लम है। तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने तुम्हें और तुम्हारे परिवार के कपड़ों को छुआ, वरना यह तो ताज्जुब की बात है कि तुम्हारे बच्चे चिड़िया घर में नहीं है और ना ही तुम्हारा पति वहां सफाई करने वालों में से है। उसने मुझे घिनने भरी नजरों से मुस्कुराते हुए भी कहा। मेरे सब्र का बांध टूट चुका था। मैं अपने आप को एक बहुत ही शांत स्वभाव वाली महिला मानती हूँ जो समझौता करना जानती है, लेकिन जब कोई मेरे परिवार के खिलाफ कुछ कह दे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया और उसके हाथ से फोटो फ्रेम ले लिया। मैं पीछे मुड़ी और वहां से जाने लगी। मैंने थॉमस और अपने बच्चों को हैरान देखा, लेकिन खुश चेहरे देखे, और वापस जाने से पहले उस औरत को एक आखिरी बात कही। ओह, और बाय द वे, अगर तुम इतने ही अमीर हो तो डॉलर ट्री जैसे सस्ते स्टोर पर मत आया करो। वो औरत वहीं की वहीं खड़ी रह गई
उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया और वो जोर जोर से सांसें लेने लग गई। हर एक सेकंड के साथ उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसके चेहरे की नसें तक दिखने लगी। अब वो एक साधारण लड़की लगने की बजाय एक उत्तेजित गोरिल्ला के जैसे लग रही थी, जो कभी भी हम पर कूद कर हमला कर सकती थी। मैं उसकी इन हरकतों को देखने में बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं थी, इसलिए अपने परिवार के साथ चलने लगी। वाह, तुमसे मिलकर खुशी हुई अंजला। चुप रहो, मैं कभी इस तरह की बुरे बर्ताव करने वाली औरत को अपनी खुशहाल परिवार की बेइज्जती नहीं करने देती। क्योंकि हम उसकी बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि उसने यह बात कुछ ज्यादा ही दिल पर ले ली है, क्योंकि वो अपना सामान छोड़कर चली गई है। थॉमस की कही बात की पुष्टि करने के लिए मैंने पीछे मुड़कर देखा। एक सेकंड के अंदर ही वो औरत वहां से जा चुकी थी। उसने काफी शॉपिंग की थी, लेकिन वो अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गई। उसने तुम्हारा थप्पड़ काफी दिल पर ले लिया है। हाँ, और जानते हो क्या, ये बहुत जरूरी भी था। ये उन अमीर लड़कियों में से थी जिन्हें कोई इनकी असली जगह नहीं दिखाता। उसे इस असलियत से रूबरू होने की सख्त जरूरत थी। जैसे ही हमने अपने खरीदे सामान के पैसे भरे, मैंने सर उठाकर ऊपर देखा और वो वहीं खड़ी थी, बाहर से हमें गुस्से में देखती हुई। वो अभी भी गुस्से से लाल थी और लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उस वक्त मैं जानती थी कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो होने वाली थी और हम उसका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहते थे। मैंने थॉमस को बताया, लेकिन जब तक उसने ऊपर देखा तो वह जा चुकी थी। हम बिना भागे फौरन गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। खरीदा हुआ सामान लेकर घर जाने के लिए निकले, लेकिन कुछ गड़बड़ हो चुकी थी। गाड़ी स्टार्ट हुई लेकिन चली नहीं। क्या? ये नहीं। क्या हुआ थॉमस? मुझे लगता है कि किसी ने गाड़ी के टायर पंक्चर कर दिए। वो औरत अब हमारी गाड़ी के बाहर खड़ी थी। वो पूरे गुस्से में गाड़ी के शीशे पर मार रही थी। वो अंदर आने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि वो तो हमारे साथ साथ गाड़ी को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने घटिया गंदे हाथ मेरे ऊपर उठाने की? मैं तुम्हें और तुम्हारे कीड़े मकोड़े जैसे परिवार को खत्म कर दूंगी। हमें अकेला छोड़ दो, मेरे बच्चों ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है। बस, अब बहुत हो गया। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक औरत है, मैं इसे रोकूंगा। थॉमस गुस्से में गाड़ी से निकलकर बाहर गया और उसके पास जाने लगा। वो बात करने ही वाला था कि उस औरत ने फौरन टेसर गन की मदद से उसे इलेक्ट्रोक्यूट कर दिया और एक लोहे की पाइप की मदद से उसके घुटने पर वार कर दिया। जैसे ही थॉमस गिरा, उसने उसके मुंह पर अपना पैर रख दिया और उसे मसलने लगी जैसे वो कोई कीड़ा हो। उस औरत के चेहरे पर बहुत ही पागलपन और जुनून से भरा भाव था और उस पल का वो भरपूर आनंद ले रही थी। उसे रोकने के लिए मैं जल्दी से गाड़ी से उतरी, लेकिन उसे इस बात का एहसास पहले ही हो चुका था। उसने मुझे रोका और फिर लोहे की उस पाइप से मेरे पेट पे मारा। मैं दर्द में जैसे ही जमीन पर गिरी, उसने मेरे घुटनों पर भी लोहे की रॉड दे मारी और हंसने लगी। थॉमस और मैं दर्द में जमीन पर पड़े थे। हम दोनों में से कोई भी नहीं जानता था कि वो औरत कहाँ थी, लेकिन किस्मत से वो आसपास कहीं नहीं थी। हम धीरे से उठने की कोशिश करने लगे और तभी उसे देखकर मेरी चीख निकल पड़ी। वो औरत हाथ में मिट्टी का तेल का कैन लिए वापस आ गई, जिसे वो हमारी गाड़ी पर छिड़क रही थी और अंदर बच्चे बैठे थे। नहीं, रुको। तुम जानते हो, मुझे कभी उस फ्रेम की नहीं पड़ी थी। सच कहूं तो मैंने वो पहले भी देखा था, लेकिन कभी लिया नहीं। तुम्हें पता है, मुझे तुम्हारे जैसे परिवारों से सख्त नफरत है, खासकर बच्चों से। मैं जितनी तेज हो सकता था उतनी तेज रेंग कर उसे रोकने उसके पास जा रही थी। थॉमस भी ऐसा कर रहा था, लेकिन वो थोड़ा पीछे था। जब मैंने उसे लाइटर निकालते हुए देखा तो मैं जान गई थी कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। मैं उसे इस समय से रोक पाऊं, अब उसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। अचानक एक आदमी उस औरत पर चढ़ गया और एक दूसरी औरत ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बच्चों को बाहर निकाला। इससे पहले कि हम समझ पाते, हमारे चारों ओर लोग इकट्ठे हो चुके थे। उस दिन डॉलर ट्री में थोड़ी भीड़ तो थी, लेकिन इतना हंगामा सभी को सचेत करने के लिए काफी था। कुछ देर बाद पुलिस भी आ गई और उस औरत को गिरफ्तार करके ले गई। वो अब भी हमें मारने के लिए एक जानवर की तरह तड़प रही थी। इसके कुछ ही समय बाद उस औरत के परिवार ने हमें पैसे देकर केस वापस लेने के लिए कहा, लेकिन हमने मना कर दिया। हमारी कहानी मशहूर हो गई और काफी लोगों ने हमें पैसे डोनेट किए, क्योंकि हम काम नहीं कर पा रहे थे। हम एक शानदार जिंदगी तो नहीं जी पाएंगे, लेकिन हम पहले से काफी कंफर्टेबल होंगे। और उन लोगों का शुक्रिया जिन्होंने हमारी कहानी के बारे में पता चला। और दूसरी तरफ उस औरत ने ना सिर्फ केस हारा, बल्कि उसके परिवार ने भी उसके साथ सारे नाते तोड़ दिए। इस औरत ने पहले कभी काम नहीं किया, लेकिन जब भी वो जेल से निकलेगी तो उसे अपनी जिंदगी जीने के लिए काम करना पड़ेगा। जब मैंने डॉलर ट्री में काम करना शुरू ही किया था, मैं वहां काफी अच्छा कर रहा था। ये बहुत ही आम नौकरी थी। यहाँ किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी और मैं काफी पैसे कमा लेता था। लेकिन कुछ महीनों पहले एक घटना घटी जिसने वहां काम करने का तरीका बदल दिया। स्टोर ने कीमत बढ़ा दी। डॉलर ट्री स्टोर $1 में हर सामान बेचने के लिए जाना जाता है, लेकिन मंदी होने के कारण तय किया गया कि अब कीमत को बढ़ाकर
$1.25 कर दिया जाएगा। पहले तो मुझे नहीं लगा कि इतने छोटे बदलाव से मेरी जिंदगी पर कोई असर पड़ेगा। फिलिप, मैंने अपने साथ काम करने वाली लड़की रोजीटा की तरफ देखा, जो उस समय बिल बनाने वाली ड्यूटी पर थी। क्या तुम्हें नौकरी से निकाल देने का डर नहीं सताता? ये बात अचानक से शुरू हुई। तुम ये क्या कह रही हो? क्या तुमने ट्विटर नहीं देखा? बहुत से लोग पैसे बढ़ाने वाली बात से नाराज हैं। क्या होगा अगर डॉलर ट्री नीलाम हो गया तो? अरे चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। जल्दी लोग इसके बारे में भूल जाएंगे, फिक्र मत करो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आने वाले कुछ हफ्तों में स्टोर में खरीदारी करने वाले लोग कम से कम होते गए, जिसकी वजह से मुझे भी चिंता होने लगी। मैंने ये भी देखा कि जो लोग सामान खरीदने आ रहे थे, उनमें से कुछ लोग कीमत बढ़ाने की शिकायत भी करने लगे थे। ये क्या बकवास है? और ये परिस्थिति बुरी तरीके से खत्म होती। कुछ लोग तो बिना सामान लिए भी चले जाते, लेकिन उससे ज्यादा और कुछ कभी नहीं हुआ। एक दिन जब मैं स्टोर की सफाई कर रहा था, जहां 1-2 से ज्यादा कस्टमर भी नहीं आए थे, दरवाजा खुला। जब मैं देखने के लिए मुड़ा तो एक बूढ़ी औरत स्टोर के अंदर आई थी। मुझे अचानक उसे देखकर लगा कि उसके बारे में कुछ तो अजीब है। वो किसी आम दादी माँ जैसी नहीं थी, बल्कि वो कुछ अजीब सी ही लग रही थी। उसकी काली गहरी आंखें स्टोर को इधर उधर देखने लगी, जैसे कुछ ढूंढ रही हों। जैसे ही उसने मुझे देखा, वो जबरदस्ती मुस्कुराते हुए मेरे पास आई। गुड आफ्टरनून नौजवान। अब मैं उसके ज्यादा करीब था। अब मैं उसके चेहरे पर पड़ी झुर्रियां और ध्यान से देख पा रहा था। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि एनर्जी ड्रिंक्स कहाँ रखी हैं? जैसे ही उसने अपना मुंह खोला तो उसमें से बहुत ही गंदी बदबू आने लगी। वो औरत बहुत ही बुरे हाल में थी। उसके दांत गंदे और काले थे और उसके छोटे बाल भी बिखरे हुए और बुरे हाल में थे। मैं तुमसे बात कर रही हूँ नौजवान। जी जरूर मैम, वो दूसरे हॉल के आखिर में है। ये सुनकर वो औरत फौरन उस तरफ भागने लगी, जिसे देखकर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। क्या उसे वाकई एक एनर्जी ड्रिंक चाहिए थी? क्यों? उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे उसे थोड़ी नींद लेने की जरूरत है। लेकिन उसके इस अजीब बर्ताव को देखकर मुझे लगा कि शायद वो चोरी करने की कोशिश करना चाहती होगी। इसलिए मैंने उसका पीछा करने का फैसला किया। ऐसा करने से मैं उस पर नजर रख सकता था। जब मैं हॉल 2 में पहुंचा तो मैंने देखा कि वो बेसब्री से एनर्जी ड्रिंक ढूंढने की कोशिश कर रही है, और मिलने पर उस ड्रिंक को खत्म करने में उसे 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लगे। उसने फौरन एक और कैन उठा लिया और इस समय मैं उसके पास भागता हुआ गया। मैम, आप ऐसा नहीं कर सकती। जैसी वो रुकी, उसने मुझे गुस्से से देखा। क्यों नहीं? क्या कहा आपने? मैं इसके लिए पैसे भरूंगी तो क्या फर्क पड़ता है अगर मैं यहाँ पी लूं तो? वेल नहीं, लेकिन शराब कहाँ है? उसकी आंखों में अब और भी ज्यादा बेसब्री दिखने लगी थी, और यहाँ तक कि वो थोड़ी लाल भी हो गई थी। वो उस तरफ है। मैंने अपनी दाएं ओर इशारा किया। लेकिन प्लीज आप उसे स्टोर के अंदर मत खोल कर पीजिएगा। वो औरत बिना मेरी बात का जवाब दिए यहाँ से चली गई। फिर उसने शराब की एक बड़ी बोतल उठाई और दूसरे हॉल की तरफ चली गई। काफी हॉल्स में देखने के बाद जब वो मुझे दोबारा मिली तो वो बड़े ही ध्यान से मोमबत्तियों को देख रही थी और उसके चेहरे पर बड़ी सी शैतानी मुस्कान थी। लेकिन मैं झांकने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। क्या वो हंसी? वाकई? उस औरत ने काफी मोमबत्तियां उठाई और उन्हें अपनी शॉपिंग बास्केट में डाल दिया, और फिर वो उसे लेते हुए मेरे पास से गुजरकर निकल गई। जाते जाते उसने मुझे टेढ़ी नजरों से देखा। ये क्या था? इस बार मैंने उसका पीछा नहीं किया, बल्कि मैं कैश काउंटर पर गया जहां रोजीटा थी। क्या बाकी सभी क्लाइंट्स जा चुके हैं? हाँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? मैं उस लेडी का बिल बना दूंगा, ठीक है? ठीक है, फिर मैं कुछ सामान और लगा लेती हूँ। अगर उस बूढ़ी औरत को देखकर मेरी हालत ये थी तो मैं सोच सकता हूँ कि रोजीटा को कैसे लगेगा जब उसका सामना इस औरत से होगा। वो अक्सर अनजान लोगों के सामने काफी घबरा जाती है। इसलिए मैंने इस परिस्थिति को संभालने की जिम्मेदारी उठाना बेहतर समझा। कैमरों की मदद से मैंने उस औरत को औजारों वाली जगह पर देखा। मैं चाहता था कि वो जल्द से जल्द वहां से चली जाए। आखिरकार कुछ समय बाद वो बिल करवाने के लिए आगे आने लगी। एक बार जब वो मेरे सामने आई, वो मुस्कुराते हुए कुछ सेकंड्स के लिए वहीं खड़ी रही। क्या आप मुझे अपना सामान देंगी मैम? जरूर। उस औरत ने फौरन मुझे सामान देना शुरू कर दिया। एनर्जी ड्रिंक की 2 बोतल, शराब की एक बड़ी बोतल, 4 मोमबत्तियां। जब उसने मुझे 3 धार वाले चाकू पकड़ाए तो मैं चौंक गया। इसके बाद मैंने एक पल के लिए उसे देखा और उसके हाथ में एक पाना भी था। तुम मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? क्या तुमने हद से पहले किसी को चाकू और औजार खरीदते हुए नहीं देखा? मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मेरे अंदर एक अजीब सी शंका हो रही थी। आखिर में मैंने उसके हाथ से वो पाना लिया। इसके आपके कुल $13.25 होंगे मैम।
क्या कहा? क्या तुम मुझे लूटने की कोशिश कर रहे हो? इसके $11 बनते हैं। क्या वो वाकई ऐसा कह रही थी? क्या उसे नहीं पता था कि कीमतें बढ़ गई हैं? अब सामान $1 में नहीं बल्कि $1.25 में बेचा जाता है मैम। काफी समय पहले ही कीमत बढ़ा दी गई थी। उस औरत ने कुछ समय के लिए मुझे घूरा। तुम चोर हो? हाँ, पहले तुम मेरा पीछा कर रहे थे। तुमने मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। तुम नहीं चाहते कि मैं अपना सामान खरीदूं, है ना? शांत हो जाइए मैम, मैं आपसे झूठ नहीं कह रहा। वाकई कीमत। चुप रहो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो, घटिया आदमी? मैम, अचानक उस औरत ने अपने हाथ में पाना उठा लिया। इसे नीचे रखिए प्लीज। क्या आप शांत हो सकती है? बात सिर्फ इतनी है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं वही करती हूँ जो करना चाहती हूँ। क्या तुम समझे? प्लीज बस, इससे आपको चोट लग सकती है। इससे रख दीजिए, नहीं तो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बूढ़ी हूँ इसलिए कुछ नहीं कर सकती? तुम नौजवान बच्चे कितने बेवकूफ होते हो। पलक झपकते ही मुझे अपने सर पर तेज दर्द का एहसास हुआ, जैसे अंदर से मेरी सर की हड्डी टूट गई हो। सब कुछ धुंधला हो गया। मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारे लिए काफी है। इससे पहले कि वो बूढ़ी औरत फिर से मुझ पर वार कर पाती, मैं ये देखने के लिए रुका कि आखिर कौन चिल्लाया। वो रोजीटा थी। इसके बाद मैं बेहोश हो गया। कुछ दिनों बाद मुझे होश आया। मेरे सामने मेरे साथ काम करने वाली लड़की रोजीटा खड़ी थी। ओह माय गॉड फिलिप, आखिरकार तुम्हें होश आ गया। वो रो रही थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मैंने तुम्हें वहां अकेला छोड़ दिया। रोजीटा, उसके बाद क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? वो औरत, उन्होंने उसे ढूंढ लिया। उन्हें उसके घर से बहुत सारा सामान मिला। सच में मुझे माफ करना। मैं ना तो रोजीटा और ना किसी और से पूछने में दिलचस्प था कि उन्हें उस औरत के घर से क्या मिला। मुझे उनसे पूछने की जरूरत ही नहीं थी। मैंने काफी कुछ देख लिया था ये मानने के लिए कि वो एक पागल औरत थी।